जय हिंद। मैं फिजिक्स में अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो जरूर देख लीजिएगा कि अभिकेंद्र बल क्या होता है और अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। और दूसरा, इसमें मैंने बताया है कि मौत का जो कुआं होता है, जहाँ पे मेले के अंदर मौत के कुएं में जो बाइक सवार गाड़ियां चलाते हैं, वो किस बल के कारण जो है कि वो उनकी गाड़ियां स्थिर होती है और वो गिरते नहीं हैं। लेकिन अगर वो गिर गए तो उनकी मृत्यु हो सकती है। उसी में मैंने बताया था कि जो हमारा जो अभिकेंद्र बल है, वो जितने भी वृत्तीय गति वाली वस्तुएं हैं उनके लिए अलग अलग रूप में वहां पे उपस्थित होता है अभिकेंद्र बल। जैसे आप कभी रास्ते पर चलिए, सड़क पे जा रहे हो और सड़क पर मोड़ है, क्या है, सड़क पर मोड़ है, तो आप नोटिस करोगे कि सड़क का जहां मोड़ होता है ना, वहां पे एक तरफ है ना, एक तरफ उठा हुआ होता है और दूसरी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा। यानी जब वहां पे गाड़ियां मुड़ती हैं तो वहां भी तो आपको वृत्तीय गति दिखाई दे रहा है, वहां भी तो वृत्तीय गति होती है जब गाड़ियां मुड़ती हैं। तो जो वृत्तीय गति होता है, इसका मतलब वहां भी अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो मैं बताया था कि जब रोड है, तो रोड पर जब गाड़ियां चलती हैं और मुड़ती हैं, तो जो घर्षण बल होता है ना, वो अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है। तो हम लोग यही जानेंगे कि आखिर में अगर किसी रोड के ऊपर मोड़ है, ठीक है, मोड़ है, तो वहां पे गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना, गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि गाड़ी वहां न पलटे। ये हम लोग समझेंगे कि आखिर में कैसे ये ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा, वक्र पथ की ढाल। वक्र पथ की ढाल, है ना। यानी जब जहां पे मोड़ होता है तो उस मोड़ पर एक साइड ऊंचा होता है और एक साइड नीचा होता है। यानी एक साइड जो है थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है और दूसरा थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसका मतलब ऐसा क्यों बनाया जाता है, समझिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे रास्ते पर ऐसे गए और यहाँ मुड़ना था ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे ही रास्ता है, तो आप देखोगे कि इधर की तरफ ये ऊंचा होता है, यानी ये ऊंचाई पर होती है थोड़ी सी हल्की सी, और ये झुका हुआ होता है, यानी नीचे होता है। ये बात आप देखे हो ना। तो आप देखोगे कि ये जो बन रहा है, ये एक प्रकार की यहाँ पे ऐसे मुड़ेगी, तो ये एक गति है कि नहीं, ऐसे गोल, ऐसे मान लीजिएगा अगर ऐसे होता तो ये वृत्तीय गति हो जाता। तो ये झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक वृत्तीय गति हो रहा है, और वृत्तीय गति हो रही है तो यहाँ पे जो घर्षण बल लग रहा है, वही घर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये क्यों ऐसा बनाया जाता है, समझिए। मान लेता हूं कि अगर ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो अगर ये ऐसे गोल हो गया होता तो बीच में कहीं सेंटर होता, एक वृत्तीय गति होती, तो बीच में कहीं सेंटर होता। तो सेंटर से ये क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है, ये क्या है, त्रिज्या है, यानी r दूरी पर ये मुड़ा हुआ है ऐसे करके, है ना। तो ये r दूरी पर मान लेता हूं कि जो झुकाव है ऐसे गोल में झुका हुआ है, तो वो r दूरी पर यानी त्रिज्या पर है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस रोड पर गाड़ी जो चल रही है उसकी स्पीड, हाँ, मान लेता हूं v है, क्या है, उसकी स्पीड v है। ये बात याद रखिएगा, उसकी स्पीड क्या है, तो v है, ठीक है। अब समझिए, अब ये मुड़ी हुई है, तो आप देखोगे ये मुड़ेगी तो किसी न किसी कोण पर तो मुड़ेगी ना, है ना। जब गाड़ियां ऐसे मुड़ेंगी तो जो घर्षण बल है वो तो अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य कर रहा है ना। तो जब मुड़ेगी तो किसी न किसी कोण पर तो मुड़ेगी, यानी इस पर एक कोण भी है, थीटा। क्या है, कोण थीटा, ये है कोण। किसी एंगल पर गाड़ियां मुड़ेंगी, है ना। अब गाड़ी चल रही है तो जब मोड़ आएगा तो उस गाड़ियां मुड़ जाती हैं। या अगर आप साइकिल चलाते हो तो आप देखोगे जैसे आप साइकिल को मोड़ोगे ना, तो साइकिल क्या होती है, ऐसे हैंडल मोड़ोगे तो साइकिल थोड़ा सा झुक जाती है और मुड़ जाती है। क्लियर ना। चलिए, तो थीटा कोण पे अब भैया इसके ऊपर कितना स्पीड से गाड़ी अगर ऐसे चला रहे हो तो कितना स्पीड से मुड़ाओगे ताकि गाड़ी पलटे ना। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, v बराबर रूट के अंदर
एक तो आर, ये त्रिज्या कितना है आर, तो आर लिखना है। ऊपर से यहाँ पे एक लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, क्या लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के द्वारा, तो आर के साथ में लगा दिया जी, और साथ में थीटा है तो टैन थीटा, क्या है टैन थीटा। यानी आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर किसी मोड़ पर गाड़ी अगर मुड़ना चाहती है तो उस गाड़ी की जो अधिकतम स्पीड है यानी कितना होना चाहिए सुरक्षित ताकि गाड़ी पलटे ना, तो v इक्वल टू रूट में आर जी टैन थीटा। आर क्या है, तो जो गाड़ी जब झुकेगी तो वहां की जो त्रिज्या बनेगा ना, यानी जो पथ है जो रास्ता है उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या आर। जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और कितने थीटा पर वो झुक रही है, ठीक है, उसी थीटा को रख देंगे टैन थीटा, तो आपका निकल जाएगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब आप नोटिस कीजिए कि जब आप कभी रास्ते पर चल रहे होगे ना हाईवे पर, वहां पे साफ साफ लिखा होगा कि गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगर कहीं मोड़ आता है वहां भी लिखा होता है कि आगे अंधा मोड़ है, गाड़ी की स्पीड इतना कर लीजिए, कृपया धीरे चले। तो कैसे डिसाइड किया जाता है, इसी फार्मूले से, ठीक है। आर यानी उसकी जो कर्व है कितना उसका झुकाव बना हुआ है उसकी त्रिज्या, जी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, और टैन थीटा कितने कोण पर झुकाव है इसके अकॉर्डिंग। अब आप सोचोगे कि अब एक बात बताता हूं, मान लीजिए कि इस यहाँ पे साइकिल लेके गए, किसी ने बाइक लेकर गया, हो सकता है कोई बस लेके जाए, है ना, हो सकता है कोई कार लेके जाए, तो आप देखोगे कि अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं जो मोड़ पर मुड़ रही है। तो आप बताइए, साइकिल हल्की होती है, थोड़ा सा बाइक भारी होता है, बस ज्यादा भारी होता है, कार हल्का होता है थोड़ा, यानी सभी चीजों का द्रव्यमान अलग अलग है। बात सही है ना, जब सबका द्रव्यमान अलग अलग है तो आप नोटिस कीजिए कि जब ये मुड़ेंगी तो कौन सा द्रव्यमान वाला पलटेगा, कौन सा द्रव्यमान वाला नहीं पलटेगा। तो एक बात बताइए, जब अधिकतम सुरक्षित चाल से चलेगी भी से, भैया गाड़ी सुरक्षित चाल से पहुंचनी चाहिए, मुड़नी चाहिए, तो जितना सुरक्षित चाल आप रखोगे इस फार्मूले पर निकाल लोगे, तो क्या आप देखोगे क्या कहीं इसमें द्रव्यमान m है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब कि गाड़ियों की जो सुरक्षित चाल है मोड़ पर वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी गाड़ी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर जिस चाल के लिए बनाया गया है, जिस फार्मूले का प्रयोग करके जिस चाल पर बनाया गया है, उस चाल से अगर आप कम चलाते हो तो आपकी गाड़ी कभी पलटेगी नहीं उस मोड़ पर। बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही है अधिकतम सुरक्षित चाल, जब कहीं रास्ता क्या हुआ मुड़ा हुआ हो, तो इसी बेस पर उस रास्ते को बनाया जाता है कि कितनी ऊंचाई रखनी है और कितनी थोड़ा सा नीचे रखना है ये चीज। और साथ ही साथ यहाँ पे बोर्ड लगाकर लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे अधिकतम गति इतना रखिए। अगर कोई व्यक्ति उससे ज्यादा गति रखता है तो इधर से गाड़ी जब तेज लेके जाएगा तो जैसे मुड़ेगा वो चला जाएगा दूसरे साइड, है ना। तो यही चीज होती है कि आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है इस मोड़ पर। क्लियर हो गया, चलिए अब आप नोटिस कीजिए, देखिए अगर कोई व्यक्ति खूब गाड़ी तेज चला रहा है तो देखिए जब तेज चलाएगा तो हमको इतना बात पता है कि जो घर्षण बल लग रहा है वो अभिकेंद्र बल लगेगा, वही तो अभिकेंद्र बल है। तो यहाँ पे देखिए जब गाड़ी तेज चलाएगा तो गाड़ी जब तेज चलेगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर्षण बल कम हो जाएगा। और जैसे घर्षण बल कम होगा तो अभिकेंद्र बल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा तो आप देखिए ये चाल जब बढ़ा तो अभिकेंद्र बल कम हो गया, मतलब कि है ना घर्षण बल कम हो गया। जब सब कुछ कम हो जाएगा तो गाड़ी अपनी दिशा से भटक जाएगी और गाड़ी जो है कि पलट सकती है, उसका पहिया टूट के चाहे समझिए कि कहीं ना कहीं आगे जाकर के उलट सकती है, मतलब चाहे आगे निकल जाए चाहे कहीं ना कहीं पलट जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकता है। यही हमारा क्या है, वक्र पथ की ढाल। यानी जब आप देखोगे जब मोड़ होता है उस मोड़ को बनाने के लिए कितना झुकाव रखना है वो इस स्पीड से डिसाइड हो जाता है। क्लियर हो गया, चलिए दूसरा टॉपिक समझते हैं, अपकेंद्र बल। क्या समझते हैं, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ठीक है। देखते हैं कि आखिर में अपकेंद्र बल क्या होता है, ठीक है। देखिए अपकेंद्र बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। देखिए अपकेंद्र बल क्या है,
तो जो अभिकेंद्र बल था उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल, यानी जिस दिशा में अभिकेंद्र बल लगता है उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल अपकेंद्र बल होता है। अब अभिकेंद्र बल कहाँ लग रहा था? तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर मुड़ती है या वृत्तीय गति करती है तो उस वृत्तीय गति के या वृत्त के केंद्र में, केंद्र की ओर, समझ में आ रहा है, केंद्र में, केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। लेकिन वही केंद्र के विपरीत लगने वाला बल अपकेंद्र बल होता है। जैसे समझिए, ये है वृत्तीय गति, है ना, कोई गाड़ी है ऐसे घूम रही है, वृत्तीय गति कर रही है, ये है इसका केंद्र। तो देखिए केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, इस केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, इस बल को बोलेंगे अभिकेंद्र बल। लेकिन अगर यही बल केंद्र से विपरीत लगे, केंद्र से बाहर की ओर, ऐसे केंद्र से कहाँ लगे? बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर अगर लगता है, उस समय अपकेंद्र बल होता है। क्या होता है? उस समय अपकेंद्र बल होता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि अपकेंद्र बल क्या होता है? तो अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल अपकेंद्र बल होता है। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल के बराबर ही लगता है, यानी अभिकेंद्र बल जितना लगेगा उतना ही अपकेंद्र बल लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, वो एक दूसरे के विपरीत लगेंगे। यानी अभिकेंद्र अगर केंद्र पर लग रहा है तो अपकेंद्र केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, आप कभी मठनी देखे हैं? गांव देहात में जो मठनी होता था, दही को मह के ऐसे निकालते थे उसमें से घी। जब मठते हैं तो देखिए ऐसे जब चलाएंगे तो जो दही है, दही को तोड़ करके वो आगे की तरफ फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? आगे की तरफ। तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर अंदर की तरफ आएगा। देखिए बार बार ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, वो दही आगे पीछे, मतलब जो कहतरी होता है ना, तसली होता है, कहतरी होता है, उसके साइड से जाके दही टकराता है। फिर जब ऐसे घुमाते हैं तो फिर पास आता है, फिर दूर जाता है, पास आता है, दूर जाता है, पास आता है। इसका मतलब कि दोनों बल वहां पे लग रहे हैं। जब दोनों बल लगते हैं, यानी मैंने बताया कि जब अंदर की तरफ बल लगेगा तो अभिकेंद्र, और बाहर की तरफ लगेगा तो अपकेंद्र। तो जब वहां पे ये सिचुएशन होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो घी होता है, घी वो कहाँ आके चिपकता है? आप देखियो, जो मठनी होता है ना, मठनी के ऊपर आके चिपक जाता है घी, उसी पर घी चिपकने लगता है। तो देखिए जब मठनी चला रहे होते तो घी को दूर जाना चाहिए ना मठनी से, तो कहाँ आ रहा है? केंद्र की तरफ आ रहा है। बीच में मठनी चल रहा है तो मठनी की तरफ आ जाता है, तो घी मठनी की तरफ आ जाता है। वो कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्र बल। यानी आप कह सकते हो कि जो मक्खन निकाला जाता है मठनी से, वहां पर कौन सा बल लगता है? तो आपका अपकेंद्र बल। आपने ट्यूबवेल देखा होगा, ट्यूबवेल, जब आप ट्यूबवेल देखोगे तो जो ट्यूबवेल इंजन स्टार्ट करते हैं तो जहां से पानी निकलता है उसके ऊपर पट्टा चढ़ा होता है, तो वहां पे ऐसे आपने देखा होगा। देखिए ये ऐसे बना होता है, ठीक है, और इस पे चक्का लगा होता है, और यहाँ से ऐसे निकाल करके ये पानी गिरने वाला है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे पानी गिरने वाला है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे चक्का लगा हुआ है, इसके ऊपर पट्टा लगा है, ठीक है। तो ये ऐसे बना होता है, ये वाला, ये बॉक्स से कैसे होता है, ये देख रहे हो ना, ये बॉक्स, ये है अपकेंद्र पंप। इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्र पंप। इसके अंदर ना लगा होता है ऐसे, जो है कि पानी को सक करने वाला, ऐसे लगा होता है, ठीक है, पानी को सक करने वाला, पानी को नीचे से खींचने वाला, और यहाँ ये जमीन के अंदर चला गया होता है ऐसे, ठीक है। जब ये घूमता है तो यहाँ से पानी को खींचता है और ये पानी को बाहर की तरफ फेंक देता है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो भी क्या है? अपकेंद्र बल। मतलब कि ये केंद्र से बाहर की ओर, देख रहे ना, बाहर से खींच करके बाहर इधर फेंक दिया, बाहर फेंक देता है, तो वहां भी अपकेंद्र बल लगता है। यानी जो अपकेंद्र पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी जो आप ट्यूबवेल चलाते हो, उस ट्यूबवेल में जो ये वाला सिस्टम आप देखे हो, तो वो अभिकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही पानी को बाहर फेंकता है। दूसरा, आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है, क्या है? वॉशिंग मशीन है, तो जो कपड़ों को वो साफ करती है वो भी इसी के कारण, क्योंकि आप देखोगे वॉशिंग मशीन के अंदर जो है कि वो एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वो घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने बताया वही सिचुएशन जो दही वाला था, तो वो घूमता रहता है, तो वहां भी कौन सा लगता है बल? तो आपका अपकेंद्र बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स के कारण जो है कि कपड़ा साफ होता है उस वॉशिंग मशीन के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अपकेंद्र बल क्या है। तो अभिकेंद्र बल के दिशा के विपरीत लगने वाला बल अपकेंद्र बल होता है। यह अभिकेंद्र बल के परिणाम के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया, और रोड की जो ढलान होती है वो भी आपको समझ में आ गया।
ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि कोणीय संवेग क्या है, ठीक है, और कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो मैंने बोला वो लिख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।